वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो विज्ञान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 15 करेंगे। हमारे चारों ओर वायु, मतलब जो वायु होती है हमारे चारों ओर, उसके बारे में हम इसमें बहुत कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। हम इसे छू नहीं सकते और ना ही इसे देख सकते हैं और इसे केवल महसूस कर सकते हैं। हम वायु को छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और महसूस करने से ही हमें पता लगता है कि हमारे चारों ओर वायु है। तुम्हारे आसपास हवा है, इसका तुम कैसे पता लगाते हो? कोई 4 उदाहरण दो। देखिए, जब हवा चलती है तो पत्तियां हिलती हैं, कपड़े भी हिलते हैं, धूल भी उड़ती है, या फिर झंडा भी, अगर झंडा हो तो आसपास में तो वो लहराने लग जाता है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि हवा है। गतिविधि एक है, तुम एक खाली गुब्बारा लो और उसे फुलाओ। ये खाली गुब्बारा, इसको फुलाया जा रहा है। तो गुब्बारा क्यों फूल जाता है? क्योंकि उसमें हवा भर जाती है, उससे गुब्बारा फूलता है। यदि गुब्बारे में कोई छेद होता है तो क्या होता है? तो गुब्बारा नहीं फूलता है, क्योंकि छेद से हवा निकल जाती है। तुम ऐसा ही कोई प्रयोग सुझाओ जो यह सिद्ध करता हो कि वायु स्थान घेरती है। देखिए, हम एक बाल्टी लेंगे, पानी से भरी हुई एक बाल्टी लेंगे, या कोई भी ऐसा बर्तन ले लेंगे, इसमें पानी भर देंगे और एक हम बोतल लेंगे और बोतल को ऐसे उल्टा कर देंगे। खाली बोतल लेनी है और ऐसा उल्टा करके इसमें पानी भरने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पानी नहीं भरता है, क्योंकि इस बोतल के अंदर पहले से हवा है और हवा जगह घेरती है, इसलिए इसके अंदर पानी नहीं जाता है। जब हम इस बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, इस बोतल को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करते हैं, यहाँ पर पानी है और ऐसा टेढ़ा करते हैं, तो इसमें से वायु बाहर निकलती रहेगी और पानी अंदर जाता रहेगा। जैसे जैसे वायु बाहर निकलती रहेगी, पानी अंदर जाता रहेगा, तो इससे पानी उसके अंदर भर जाएगा। तो इस क्रियाकलाप से ये सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है। एक खाली बोतल को उल्टा करके पानी में डुबोकर पानी भरने की कोशिश करेंगे, तो उसमें वायु भरी होने के कारण पानी नहीं भरेगा। बोतल को तिरछा कर डुबाने से वायु बाहर आने से पानी भर जाता है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े गुब्बारे काफ़ी बार आपने देखे होंगे, सर्कस वगैरह होता है या कोई फेयर होता है, उसमें बड़े बड़े गुब्बारे आपने काफ़ी ऊपर उड़ते हुए देखे होंगे। जबकि जिस गुब्बारे को हम अपने मुंह से फुलाते हैं वह इतनी ऊपर नहीं जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम फुलाते हैं जिस गुब्बारे को, तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फूंकते हैं। हम जैसे फुलाते हैं तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है और वो गुब्बारे में भर जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस से भारी होती है और हाइड्रोजन गैस हल्की होती है। इसलिए हाइड्रोजन गैस से जो गुब्बारे फुलाए जाते हैं तो वो तो ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड से गुब्बारे फुलाए जाते हैं, मतलब हम अपने मुंह से जो गुब्बारे फुलाते हैं, वो इतने ऊपर नहीं जाते हैं। हमारे मुंह से फूकी गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हाइड्रोजन से भारी होती है, इसलिए हाइड्रोजन वाला गुब्बारा ऊपर उठता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं। ये CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्रश्न 2 है, नीचे चित्र में वायु के मुख्य अवयव दर्शाए गए हैं। ये चित्र है, इसमें देखिए, ये जो है ये 21% भाग ऑक्सीजन का है। जलवाष्प, अन्य गैसें व धूल कण जो है ये छोटा सा हिस्सा, ये है 0.97%। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03%। और ये है नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन 78%, ये पूरा हिस्सा। चित्र को देखकर निम्न सारणी को भरो। तो ये भरना है हमें, जलवाष्प, अन्य गैसें व धूलकण 0.97%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। यहाँ से देखकर हम लिख देंगे। यहाँ से वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है? वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है। वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे कम मात्रा में होती है। गतिविधि 2, चित्र के अनुसार एक बीकर में सूखी मिट्टी का ढेला डालो, फिर ढेले को के ऊपर पानी डालो। मतलब हमें मिट्टी का ढेला लेना है और उसके ऊपर अगर पानी डालते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हुए हमें दिखाई देंगे। तुम देखोगे कि बीकर के पानी में बुलबुले नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं। ये बुलबुले मिट्टी के ढेले के छिद्रों में उपस्थित वायु के कारण होते हैं। मिट्टी का ढेला लेंगे और इसके ऊपर अगर हम पानी डालेंगे तो इसमें से बुलबुले उठते हुए हमें दिखाई देंगे, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसके बीच में
वायु भरी होती है, उसके बीच में खाली स्थान होते हैं और उनमें वायु भरी होती है। जब पानी इसके ऊपर डाला जाता है तो वायु बाहर निकलती है और पानी उसकी जगह पर आ जाता है। तो इस तरह से ये बुलबुले हमें दिखाई देते हैं। तुम भी एक ऐसा ही और प्रयोग करके देखो जो हमारे चारों ओर वायु की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हम ये देखिए, ये एक प्रयोग कर सकते हैं कि हम एक रुई का टुकड़ा लेंगे और उसको एक गिलास में डाल देंगे और उसके ऊपर अगर पानी डालते हैं तो हमें बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे और रुई का टुकड़ा पिचक जाता है। ऐसे कौन से जीव हैं जो वर्षा के मौसम में ही जमीन से बाहर आते हैं और क्यों? केंचुआ बाहर आता है, सांप, चूहे, मेंढक ये जमीन से बाहर आते हैं क्योंकि इनके बिलों में पानी भर जाता है। और वायु जो होती है उनके बीच में जो खाली स्थान होते हैं उनमें भी पानी भर जाता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाते और बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बच्चा है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और जिसको कि ये पौधे ले लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, मतलब अपना जब भोजन बनाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और जब ये भोजन बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में फ्री है ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिसको कि मनुष्य ले लेता है या फिर जो जीव होते हैं वो सांस द्वारा ले लेते हैं। यहाँ पर मछली पानी में है और देखिए ये बुलबुले से यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी मछली पानी में सांस ले रही है। तो वो पानी में सांस कैसे लेती है कि जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन गैस भी घुली होती है, तो उससे मछली सांस लेती है। हम पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को श्वास के लिए काम में लेते हैं। मछली जैसे जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पानी में जो वायु घुली होती है उससे मछलियों को ऑक्सीजन मिलती है। हम निरंतर ऑक्सीजन का उपयोग करते रहते हैं फिर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं होती। एक खुले हवादार कमरे में और पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाले कमरे में तुम किस कमरे में अपने आप को आरामदायक महसूस करोगे? खुले हवादार कमरे में हम अपने आप को आरामदायक महसूस करेंगे क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस होती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। प्रश्न 7 है, तुमने गांव और शहर दोनों का वातावरण देखा होगा, क्या शहरों की तुलना में दूर दराज के गाँवों का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है? हाँ, ज़्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि देखिए ये शहर का वातावरण है। यहाँ पर देखिए कितना धुआं है, यहाँ पर प्रदूषण काफ़ी है, भीड़ भाड़ का एरिया है, यहाँ पर गाड़ियाँ हैं ये भी धुआं छोड़ती हैं, तो इससे प्रदूषण होता है। और जो गांव होते हैं उनका वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ पर हरा भरा होता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, खुला एरिया होता है, खेत भी होते हैं और काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी होती है। और यहाँ पर देखिए छोटी सी ज़मीन में कितनी सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग बनी होती, कारखाने होते, तो इससे जो शहर का वातावरण प्रदूषित होता है और गांव का वातावरण जो है वो खुला खुला होने के कारण शुद्ध रहता है। गांव का वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि गांव में हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, खुला वातावरण होता है, खेत आदि भी होते हैं। शहरों में कारखाने होते हैं, वाहनों का धुआं होता है, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्रों में प्रदूषण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव का वातावरण शुद्ध होता है शहरों की बजाय। गतिविधि 3 है, नीचे के चित्रों को देखकर लिखो कि इन क्रियाकलापों द्वारा कौन कौन से अवयव वायु में मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये घर है, इसमें से धुआं निकल रहा है, उसके साथ बहुत सारी हानिकारक गैसें भी निकलती है, जैसे CO2 निकलती है, SO2 निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब निकलती हैं। इनके अलावा अन्य गैसें भी निकलती हैं। यहाँ पर देखिए जब ये खांसता है तो कुछ जलवाष्प भी निकलती है, मतलब छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी की, वो भी बाहर आती हैं और उसके साथ अन्य हानिकारक गैसें भी होती हैं। यहाँ पर जब झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है, यानी कि ये पानी गर्म हो रहा है तो गर्म होकर ऊपर उड़ता है जलवाष्प, इससे जलवाष्प वायुमंडल में मिलती हैं। तो यहाँ पर ये सब आप ये है 1, यहाँ पर ये 2, 3 और ये 4, ये आप यहाँ पर लिख लेना। गतिविधि 4 है, तुम अपनी कक्षा में 4-5 छात्रों का समूह बनाकर पवन चक्की का एक मॉडल तैयार करो। तुमने मॉडल बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया? लकड़ी का उपयोग किया, पंखुड़ियाँ, तार, मोटर और गत्ते। ये देखिए नीचे दी गई खाली जगह में मॉडल का चित्र बनाओ। तो ये पंखुड़ी, ये हमने पवन चक्की का मॉडल बना दिया है। ये लिया है एक गत्ता, यहाँ पर ली है एक लकड़ी
और ये पंखुड़ियाँ हैं वो बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं या फिर गत्ते की भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मोटर, छोटी सी मोटर इसके पीछे लगा देते हैं और उसके लिए स्विच भी चाहिएगा। जब स्विच को ऑन करते हैं, स्विच भी चाहिएगा, ऑन करते हैं तो ये पंखुड़ियाँ घूमने लग जाती है। इस तरह से ये एक पवन चक्की का मॉडल बन जाता है। यहाँ पर हमने 3 पंखुड़ी लगाई है, 3 पंखुड़ियाँ लगाई, यहाँ पर 4 भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पवन चक्की का एक मॉडल बन जाता है। अब इसका पवन चक्की का उपयोग क्या होता है? पवन चक्की का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। जब हवा चलती है तो ये पंखुड़ियाँ घूमती हैं और इससे जो टरबाइन होते हैं वो घूमते हैं और बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत के निशान लगाओ और गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पहला है, गतिशील वायु को हवा कहते नहीं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो यहाँ पर गलत था इसलिए गलत लिख दिया और ये ठीक करके लिख दिया है। ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग बुझाने में सहायक होती है। या तो ये लिख सकते हैं या फिर ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है, ये भी लिख सकते हैं। वायु ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है, ये गलत है। वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, तो ये हमने सही करके लिख दिया है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, यह सही है। जल तथा मिट्टी में वायु अनुपस्थित होती है, ये गलत है। यहाँ पर आएगा उपस्थित और यहाँ लिख दिया गलत। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।